नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के कई योग्य उम्मीदवार हैं। इसमें उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी है। खबर लिखे जाने तक नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया कि उन्होंने उनके दोनों बच्चों रेहान और मिराया वाड्रा का नाम लिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ लें कि कांग्रेस वो विद्यालय है जहां कार्यकर्ता कितना भी पढ़ ले, फर्स्ट तो हेडमास्टर का बेटा ही आएगा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सिंधिया को धोखा देकर खुद सीएम बन गए। वास्तव में कांग्रेस अब टूटी है और अपना दोष किसी और के सिर पर मत डालो। कांग्रेस में दो पार्ट या गांधी फोबिया की राहुल और सोनिया में से नेताओं ने पत्र भी लिखा है। बुजुर्ग नेताओं को डर है कि कहीं राहुल गांधी आए तो उनकी कहीं सीट इधर उधर ना हो जाए। ये भी एक कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है पत्रों के माध्यम से। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मुझे नहीं मालूम वो ट्वीट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से क्यों हम लोगों की प्रतिक्रिया चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहाँ सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। एक चौपाई आई है एक जगह कि साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। अब उनने पहले धोखा सिंधिया जी को दे के खुद मुख्यमंत्री बन गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा है उन्हें। सुंदर मोड़ा दिखा के बुजुर्ग से शादी कर दी गई थी पिछली बार। इस बार ऐसा नहीं है भाई। इस बार तो कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस बिखरी है। अपना दोस्त किसी और पे मत डालो। कभी सीरत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, और अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। अब प्रदेश की जनता सब समझती है। प्रायोजित कार्यक्रम, रिस्पॉन्सर्ड कार्यक्रम आप कितने भी कर लो कमलनाथ जी, अब कुछ होने वाला। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर एमपी के कला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की बात भी सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की आजादी से लेकर संविधान को बचाए रखने का काम गांधी परिवार ने किया। कोरोना के बारे में राहुल गांधी ने ही चेताया था। राहुल गांधी संगठन को साथ लेकर चलते हैं। स्पष्ट है गांधी परिवार के अलावा एक भी व्यक्ति कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि देश में जिस तरह की अलोकतांत्रिक ताकतें इस देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक ताकतों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर गांधी परिवार के साथ है। और राहुल गांधी जी जो 1100 एआईसीसी सदस्यों के माध्यम से, 8800 से ज़्यादा पीसीसी सदस्यों के माध्यम से और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के भावनाओं के माध्यम से अध्यक्ष बने थे। अब सबकी मांग है, हम सबके नेता राहुल गांधी जो इस देश की जरूरत के रूप में है, क्योंकि वो विजन वाले व्यक्ति है जिन्होंने इस हिंदुस्तान को चाहे कोविड में चेताया हो, चाहे आर्थिक सुनामी के लिए चेताया हो, हर वर्ग के लोगों के लिए ध्यान रखने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हम सब की मांग है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए और एक भी नेता गांधी परिवार के बाहर का हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये कार्यकर्ताओं की भावना। अगर बाहर के गांधी परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, गांधी परिवार की उसकी पूरी सहमति रहती है, तब आपके लोगों का देखिए स्पष्ट है कार्यकर्ताओं की भावना गांधी परिवार के साथ है। राहुल गांधी एक पेन इंडिया के नेता हैं जो केरल में भी लोगों को पहचानते हैं, मध्य प्रदेश में भी पहचानते हैं, जम्मू कश्मीर में भी पहचानते हैं, अटक से लेकर कटक तक भी, और
इस देश के मूल भावनाओं के साथ, इस देश के मूल सिद्धांतों के साथ अगर कोई राजनीति कर रहा है, इस देश के संविधान के साथ कोई राजनीति कर रहा है, तो राहुल गांधी है जो इस देश के संविधान को बचाने के लगे हुए। और गांधी परिवार वो परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई से लेके इस देश की उन्नति और तरक्की में अपना योगदान दिया। भोपाल में बीजेपी के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। आबकारी मंत्री देवड़ा ने कहा कि बीजेपी का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता और संगठन जुटा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जनता का अटूट विश्वास है जिसके चलते लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि उनको अपनी बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर मामले में सक्षम है और वो निर्णय लेना जानती है। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को फिर से पार्टी की बागडोर देने को लेकर किए गए ट्वीट के जवाब में जगदीश देवड़ा ने कहा कि वर्षों से पूरी कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार पर आश्रित है और टिकी हुई है। वो गांधी परिवार को छोड़कर कोई लीडर नहीं है और वो दूसरों को स्वीकार नहीं करते हैं। कल होने वाली कैबिनेट को लेकर मंत्री देवड़ा ने कहा कि यह रूटीन प्रक्रिया है, जो विषय होते हैं उनको लेकर चर्चा होती है। अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और उन्होंने अपील भी की है राहुल गांधी से कि युवा नेतृत्व आपके साथ है, आप अध्यक्ष बने। वर्षों हो गए कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार पर टिकी है। उस परिवार को छोड़ करके कोई दूसरा लीडर उसमें है ही नहीं और किसी को स्वीकार करते नहीं। मुझे लगता है कि वहाँ अभाव है या फिर सारे लोगों का सामंजस्य नहीं है, इसलिए वो केवल एक ही परिवार का कोई नेतृत्व हो। क्या लग रहा है उपचुनाव के पहले जयभान सिंह पवैया का, दीपक जोशी की नाराजगी कहीं उपचुनाव में कहीं बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए, सर ऐसा नहीं लग रहा? पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में होने वाले उपचुनाव में 27 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। दोनों सरकार उन्होंने देखी, जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार भी देखी और कमलनाथ जी के 15 माह की सरकार भी देखी। 15 माह में क्या किया उन्होंने, ये सब जनता जानती है, इसलिए निर्णय अच्छा हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री तोमर और बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर प्रवास के दौरान पूर्व सांसद और महापौर स्वर्गीय श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर जी की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज सिंह ने शेजवलकर के सेवाभावी कार्यों को भी याद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ केंद्रीय कृषि एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री तोमर और बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर प्रवास के दौरान पूर्व सांसद एवं महापौर स्वर्गीय श्री नारायण कृष्ण जी की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज सिंह ने शेजवलकर के सेवाभावी कार्यों को भी याद किया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ केंद्रीय कृषि एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री मौजूद थे। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़के ने 376 के मामले में आरोपी था और बाल संरक्षण गृह में था। इस दौरान लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुरी से 376 के आरोप में उसे शुक्रवार को लाया गया था। वहीं बाल संरक्षण गृह के अधिकारी ने बताया कि मानसिक दबाव के चलते बालक ने खुदकुशी की है। तो ये एक अहम खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां बाल संरक्षण गृह में रह रहे एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बताया जा रहा है कि 376 के मामले में जो किशोर था वो आरोपी था और शुक्रवार को ही उसे बाल संरक्षण गृह में लाया गया था, जहां उसने आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मसले पर जब सवाल जवाब किए गए बाल संरक्षण गृह के अधिकारियों से, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि मानसिक दबाव के चलते इस किशोर ने खुदकुशी की है। 376 के आरोप में विश्रामपुरी से उसे शुक्रवार को ही लाया गया था और वो लगातार मानसिक दबाव में था।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशबीर राज इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जगदलपुर से ये मामला सामने आया है जहां बाल संरक्षण गृह में रह रहे एक किशोर ने आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि बोधघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता वृंदावन कॉलोनी में स्थित बाल संरक्षण गृह में सोमवार की सुबह एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह सोमवार की सुबह भी बच्चों उठने के बाद बाथरूम की तरफ गए। बाथरूम करके वापस सभी लोग वापस पहुंचे, लेकिन इस पहले ही 2 दिन पहले ही एक कोंडा गांव से लाया गया 14 वर्षीय बच्चा बाथरूम से बाहर नहीं निकला। इस ओर किसी ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बीच अन्य एक बच्चा वापस बाथरूम गया। बाथरूम जाकर जब वापस वहां से निकलता है, बाथरूम जाता है, तो उसने देखता है कि एक बच्चा वहां पे फांसी पे लटका हुआ था। देखकर पूरा माहौल गर्मा गया, वहां पे सब बहसा गया। उसके बाद जब वहां पे आला अधिकारियों को सूचना दिया गया कि ऐसा कुछ हुआ है, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बोधघाट थाना तहसीलदार, फोरेंसिक एक्सपर्ट या टीम या अन्य अधिकारी वहां पर पहुंचकर वहां जानकारी जुटा रहे। जी बिल्कुल। और अभी जब बात की गई बाल संरक्षण गृह के अधिकारियों से, तो उनका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना रहा राज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि उनके परिजन जब तक वहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक उन बॉडी को नहीं उतारा जाएगा। ऐसा कहकर वहाँ मीडिया को अंदर आने भी नहीं दिया गया। और आला अधिकारियों ने ये बताया कि जो भी जानकारी होगी वो थोड़ी देर बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बाल संरक्षण गृह के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि किशोर मानसिक दबाव में था। 376 के मामले में उसे यहाँ लाया गया था और शुक्रवार को ही उसे लाया गया था। उसके बाद से ही वो मानसिक दबाव में था। जी, 2 दिन पहले ही उस बच्चे को वहां से लेके आया गया था। लेके आने के बाद जैसे जब से वो वहां पे आया हुआ था 2 दिन से वो मानसिक दबाव में था। वो परेशान था और ऐसा कुछ खा भी नहीं रहा था, बताया जा रहा है। और अधिकारी और कुछ कहने से पीछे हट रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके परिजन जब पहुंचेंगे, पूरी इंक्वायरी जब हो जाएगी, उसके बाद जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया SD राज, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज़ादी के बाद देश में विकास के नाम पर सरकारें तमाम दावे करती हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का कितना अभाव है। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर की जनपद पंचायत कुड़ई का है, जहां आज़ादी के बाद भी ना तो सड़क पहुंच पाई और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था। इन ग्रामीणों को बारिश के मौसम में पीने के पानी के लिए करीब आधा किलोमीटर दूर हैंडपंप पर उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक नाले से होकर गुजरना होता है और तेज बारिश में नाले में पानी भी बढ़ जाता है, जिसके चलते इन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पाता। वहीं मामले में ग्राम पंचायत सचिव ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि नहीं है। हम सड़क का निर्माण करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जितनी राशि सड़क और पुलिया निर्माण के लिए जरूरी है, उतनी राशि जनपद पंचायत हमारे लिए मंजूर नहीं कर रही है। भाई, कब से सड़क नहीं डली आपके गांव में? 50 साल की हमारी पूरी जिंदगी निकली जात है, वो बिल्कुल सड़क नहीं डली। हम बहुत खुश रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये चुनाव में जो नेता लोग वोट मांगने आते हैं, मांगते हैं तो साहब हमें क्या देते हैं, डरा दें, फिर डराती नहीं। अच्छा, तो बरसात में कैसी स्थिति है यहाँ पे? बरसात में हम उठ गिर रहे हैं और उठ रहे हैं। तो अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, तो हम वोट नहीं दे रहे, हमें जो सड़क और खड़ंजन नहीं डर रहा। क्या नाम है आपका? गुलाब भाई। क्या नाम भाई था आपका? अजय शर्मा। आप ये आपका जो गांव है कौन सी विधानसभा के अंतर्गत आता है? अशोकनगर विधानसभा के अंतर्गत गांव आता है अपना। तो क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। हरिजन बस्ती के लिए सड़क उपलब्ध नहीं है और करीबन आज़ादी के 73 वर्ष गुजर गए हैं। यहाँ पर जनपद सदस्य के भी चुनाव हो गए, सरपंच के, विधानसभा में भी लोग बाग वोट, जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं और सड़क का आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन सड़क आज तक नहीं डली। 73 वर्ष पूर्ण हो गए हैं आज़ादी को और अब फिर से चुनाव आ रहा है, हाँ। उपचुनाव है, तो इस संबंध में गांव का क्या कहना है? गांव वालों का और हमारा सबका मत है कि सड़क डलेगी तभी वोट देंगे, नहीं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को गाँव में धंसने नहीं देंगे। और छत्तीसगढ़ से मिली जानकारी के मुताबिक आज प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला गरियाबंद पहुंचकर छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुहर द्वार एवं पढ़ाई तुहर पारा का जायजा लिया। जिले के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी श्री भोपाल तांडे और जिला मिशन समन्वयक श्याम चंद्राकर से मीटिंग कर जिले में इस योजना के बारे में चर्चा हुई है, जिसके बाद छुरा विकासखंड के ढुल्ला संकुल के प्राथमिक स्कूल सारा गाँव का निरीक्षण करने पहुंचे।
उस दौरान प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई तुहर द्वार एवं पढ़ाई तुहर पारा के तहत कक्षाओं का आयोजन हो रहा था। निरीक्षण में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के द्वारा जब देखा गया कि प्राथमिक स्कूल सारा गांव में इसके तहत कक्षाओं का आयोजन बेहतरीन हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना तो दुकान संचालक सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। बलौदा बाजार जिले की बात करें तो जिले में कुल 6 ब्लॉक मुख्यालय हैं, जिनमें से कसडोल ब्लॉक में अब तक कोरोना की चपेट में 95 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 71 के इलाज के बाद घर वापसी हो चुकी है। वहीं अभी कोविड-19 जिला अस्पताल में 24 लोगों का इलाज जारी है। बता दें कि कसडोल ब्लॉक मुख्यालय में जहां पहले स्वास्थ्य अमला संक्रमित हो चुके हैं, वहीं कसडोल थाने से भी 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीती रात भी कसडोल ब्लॉक में 7 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनकी पुष्टि बीएमओ सीएस पैकरा ने की है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मोबाइल में गेम खेलने के विवाद को लेकर उसने कुल्हाड़ी से बच्ची पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मोबाइल को लेकर हत्या करने की बात पुलिस के गले नहीं उतरी। पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से आरोपी नाबालिग के कॉल डिटेल खंगाली, जिसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने उसके मोबाइल पर कॉल डिटेल की जांच की, जिसमें एक बंधन बैंक के कर्मचारी से बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया, जिसके बाद पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। दरअसल एक बैंक कर्मी आरोपी का बच्ची के घर लोन के सिलसिले में आना जाना था। इसी बीच बड़ी बहन का उसके साथ प्रेम प्रसंग हो गया। रविवार को जब उसके मां बाप घर से बाहर गए हुए थे, तब आरोपी विनय युवती के घर आया और बच्ची ने बहन और युवक को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन और आरोपी ने राज खुलने के डर से बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं उसकी बड़ी बहन को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। एक 11 साल की बच्ची घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, तो सूचना पर अपन पूरे पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर देखे कि एक घर के अंदर बिस्तर में 11 साल की लगभग बच्ची 11-12 साल की बच्ची मृत पड़ी है और सिर के नीचे काफ़ी खून प्लॉट पड़ा हुआ है, नीचे भी काफ़ी खून फैला हुआ है। पूछताछ से पता चला कि घर में बच्ची के अलावा उसकी बड़ी बहन जो भी 16 साल की माइनर है, वो भी घर में मौजूद थी और घर के बाकी सदस्य तीज मनाने के लिए दूसरे गाँव गए हुए थे। बच्ची से पूछताछ किया गया तो बच्ची फिर बताएगी कि सुबह 4 बजे मैं उठी थी, मुंह हाथ धो के जब मैं आई तो मेरी छोटी बहन मोबाइल पे गेम खेल रही थी, जिसको लेके बोली कि मुझे भी गेम खेलना, तो मोबाइल नहीं तो दी। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई और पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी से मैं उसके सर पे मार के हत्या कर ली, उसने बताया। चूँकि बच्ची नाबालिग है, मरने वाली भी नाबालिग है, मारने वाली भी नाबालिग है, तो थोड़ा और इंट्रोगेट किया गया तो ऐसा लगा कि बच्ची कुछ हमसे छुपा रही है। घटनास्थल पर हमने निरीक्षण किया तो वहाँ पर एक मास्क और गाड़ी का निशान भी मिला और जिस मोबाइल को लेकर उनके बीच विवाद हो रहा था उस मोबाइल को चेक किए तो एक नंबर बाकी नंबर डिलीट मिला उसमें। तो तुरंत उसमें हमने साइबर सेल को उस नंबर CDR के लिए डाला तो उस पर एक नंबर से 8-10 बार बात होना मिला उससे और उसका लोकेशन भी चेक किए तो उसका लोकेशन भी सुबह पर करीब 4 से 5 बजे जो घटना का टाइम है उस बीच उस घर का ही मिला। लोकेशन के आधार पर अपने को सिम नंबर के आधार पर हमने उसका निकाला डिटेल, तो एक विनय जगत करके एक लड़के का नाम आया उसमें, ये रहने वाला है बिलासपुर का। इसको पुलिस पार्टी द्वारा भेज के तुरंत राउंड अप करके उठाया गया। अब पूछताछ किए तो शुरू में बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इनकार करा था कि मैं इनको जानता हूं लेकिन मैंने हत्या नहीं की है। जब उसको CDR और लोकेशन बाकी सारी चीज़ें दिखाई गई तो वो टूट गया। फिर बताया कि मेरी जो मृतिका है उसकी बड़ी बहन से अवैध संबंध है, मैं सुबह उसका संबंध बना रहा था तो बालिका देख ली थी मुझे, तो इसी बात को घर वालों को बता ना दे बोल के मैं और बड़ी बहन जो मिलकर उसकी टंगिया से मार के हत्या कर दी है। नाम का लड़का है, ये बंधन बैंक पे RO के पद पर काम करता है और उसके फैमिली जो है मृतिका है उसके पिताजी उससे उस बैंक से लोन लिए हैं
तो हर हफ्ते गुरुवार को जाके जो इनका वसूली रहता है वो किया करता था ये। तो इसी बीच जो मृतिका की बड़ी बहन है उससे इसका संबंध बन गया था। आरोपी जो है बंधन बैंक में आरओ के पद पे कटघोरा में पदस्थ है। सर ये संबंध कितने साल से था? ये जो बता रही है लड़की मृतिका की बड़ी बहन, पिछले 2.5-3 महीने से इनके बीच संबंध में था। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका यातायात पुलिस ने निकाला है। दरअसल बैतूल में चौराहे पर यातायात पुलिस की ड्रेस में मास्क लगाए गणेश जी को देखा तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में समझ आया कि यातायात पुलिस यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए अनूठा अभियान चलवा रही है। बैतूल की यातायात पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। भगवान गणेश को सड़क पर उतारा। यातायात पुलिस का एक सिपाही भगवान गणेश का मुखौटा लगाकर मास्क पहनकर सड़कों पर उतरा और सड़क पर बिना मास्क एवं हेलमेट पहने वाहन चालकों को रोका। उन्हें मास्क पहनने और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान वाहन चालकों को जागरूकता के संदेश लिखे पर्चे भी दिए गए। यातायात प्रभारी गजेंद्र का कहना है कि आमतौर पर लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्हें जागरूकता लाने के लिए प्रयास किया गया है और गणेश जी के माध्यम से उन्हें यातायात के नियम का पालन करने की सलाह दी गई। बताया गया कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं, साथ ही कोरोना को लेकर बाइक सवारों को मास्क लगाने की सलाह दी गई। एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले में लगातार बारिश ने आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ वार्ड नंबर 15 का है, जहां बीते दिनों हुई बारिश ने एक गरीब परिवार से उसका आशियाना छीन लिया। गरीब बेसहारा भैया लाल यादव और उसका परिवार इस कोरोना काल में दोहरी मार झेलने को मजबूर है। परिवार वालों की किस्मत अच्छी थी कि यह हादसा दिन में हुआ, जब सभी लोग अपने काम में जाने के लिए निकले थे। उनके मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिसमें घर के अंदर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके लिए पीड़ित भैया लाल यादव ने डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय में मुआवजा के लिए आवेदन भी दिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि गरीब बेसहारा परिवार की सुध शासन प्रशासन द्वारा ली जाती है या फिर इनका आवेदन भी फाइलों में दबकर धूल खाता नजर आएगा। हमन काम में जाए बस सब निकलत रहे हैं तो वहाँ तक के गेंद दरवाजा को लगा के गेंद जैसे भड़बड़ ले गिर भागत आए हैं तो देखें तो हमारे घर गिर गए जैसे बकरा से लेकर। कोई अंदर था क्या? अंदर में कोई नहीं रिसा अच्छा हो गया, नहीं रहे रात होती तो पता नहीं वो कहा होते थे। दिन ही मान गिर गए 8:30 बजे। अच्छा, रात में आप लोग सोते हो क्या? अंदर वहाँ सोथन जेवरे दे सब गिरे मलमा कैसे वही कहा वही गरीब आदमी हाल लाथन हाल खाथन। हमारे कर कोई कमैयन दमैयन नहीं, बेटा लूट के ले गए। डोकरा सियान हो गए, वो कमा सके धमा सके। और ये खा मानो एक बहू है खाली हाथे बहुआ, वो भी का करी मजदूरी, छोटे छोटे बच्चा है ओकर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।